आप सबको जोहार। और आज है तारीख 4 दिसंबर 2024 बुधवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नज़र डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि निकल कर आ रही है पलामू से। पलामू जिला के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और उसे सदर अस्पताल मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया है। वही घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत से जबरन कुछ दूरी पर ले जाकर एक 11 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया और यह घटना सोमवार की देर शाम की बताई जा रही है। इस बारे में पीड़िता की मां ने बताया कि वह घर में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के बाद वह अपने पुराने घर के पास धनिया की पत्ती लेने के लिए खेत में गई थी और इसी बीच गांव के ही एक लड़के ने उसे खेत से जबरन कुछ दूरी पर ले जाकर दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर घर पर किसी को बताया तो ठीक नहीं होगा। घर लौटने पर वो काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी हुई थी। देर रात जब उसको दर्द होने लगा तो उसने बताया कि रवि कुमार नाम के लड़के ने उसके साथ गलत किया है। किशोरी जो है वो रात भर दर्द से तड़पती रही और मंगलवार सुबह परिजनों ने उसे हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जब पीड़िता की स्थिति में सुधार नहीं पाया तो उसे सदर अस्पताल मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद हुसैनाबाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित किशोरी का बयान दर्ज किया। इस संबंध में हुसैनाबाद थाना प्रभारी संजय कुमार यादव ने बताया है कि पीड़िता का जो बयान है उसके आधार पर पुलिस जो है वो आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के उमेडंडा गांव को उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के पहाड़ी जी दस्ता ने मंगलवार को बंद कराया। जानकारी के अनुसार सोमवार रात में पहाड़ी जी दस्ता के सदस्य उमेडंडा पहुंचे और दुकानदारों के साथ मारपीट की। उग्रवादियों ने हथियार का भय दिखाकर मंगलवार को दुकान बंद करने के लिए कहा। दस्ते की धमकी के बाद से मंगलवार सुबह से ही उमेडंडा में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी दुकानें यहां पर बंद हैं और रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं चल रही है। सूचना पाकर थाना प्रभारी रितेश कुमार पुलिस बल के साथ उमेडंडा पहुंचे और दुकानदारों से दुकान खोलने का आग्रह भी किया, लेकिन डर के मारे दुकानदार यहां पर दुकान खोलने के लिए तैयार ही नहीं हुए। उमेडंडा में स्थित इंडियन बैंक भी बंद है। उमेडंडा में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए पुलिस प्रशासन प्रयास कर रही है। पुलिस बल उमेडंडा में गश्ती कर रही है। पहाड़ी दस्ता के सदस्यों ने उमेडंडा बंद क्यों किया इसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है और फिलहाल पुलिस प्रशासन हालत को सामान्य बनाने के लिए प्रयास जो है वो कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बड़े भाई भीमसेन मुंडा का मंगलवार तड़के जमशेदपुर टाटा मोटर्स अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर सुनकर सीएम हेमंत सोरेन, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी शोक जो है वो व्यक्त किया है और इस घटना को लेकर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि व्यथित मन से बताना पड़ रहा है कि मेरे अभिभावक बड़े भाई आदरणीय भीमसेन मुंडा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। यह पीड़ा असहनीय है और उनकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। वे लंबे समय से बीमारी से संघर्ष कर रहे थे और आज प्रातः हम सभी को छोड़कर चले गए। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर झारखंड में चक्रवाती तूफान फेंगल का असर दिख रहा है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड के कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं राजधानी रांची और उससे सटे जिलों में जैसे कि गुमला, खूंटी, बोकारो, हजारीबाग में 4 दिसंबर तक हल्की बारिश जो है वो हुई है और हो भी सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और इसी वजह से ठंड में भी वृद्धि हो सकती है। हालांकि यहाँ पर इससे अलग एक नया इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है और वो ये है कि यहाँ पर पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई जिलों में सुबह सुबह कोहरा जो है वो छाया रहेगा और आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। धुंध के कारण विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी, यानी कि देखने में थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी और इससे वाहन चालकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है और ट्रेनों के टाइमिंग पर भी इसका असर जो है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। और
और यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि 8 दिसंबर तक इस तरीके के हालात जो हैं हमें उससे जूझना पड़ेगा। फिलहाल दिसंबर की शुरुआत तो हो ही गई है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक ठंड जो है वो उतनी तो नहीं बढ़ी है। लेकिन अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान जो है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है वो हो सकती है, जिसके कारण ठंड बढ़ने की उम्मीद है। सोमवार को भी फेंगल तूफान के कारण आसमान में बादल छाए रहे और इस कारण सुबह और शाम के वक्त कनकनी जो है वो बढ़ी थी और इसके वजह से लोग जो है वो सूरज ढलते ही अलाव जलाने लगते हैं। ठंड में सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है, जिन्हें सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है। बाकी सारा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जहां पर जिलों का न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान आपको यहां पर डिटेल में देखने को मिल ही रहा है, जिसको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से। सड़क हादसे में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 3rd ईयर के 2 जो छात्र हैं कमलेश और कनिष्क, सोमवार को गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों छात्र धनबाद के ही रहने वाले हैं। कमलेश चतरा और कनिष्क झरिया का निवासी है, जिसके बाद उन्हें जल्द ही एम्बुलेंस से SNMMCH के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। इलाज के बाद कनिष्क की स्थिति जो है वो खतरे से बाहर है, वही कमलेश की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। दोनों के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। कनिष्क को इमरजेंसी की ICU में भर्ती कराया गया है, वही कमलेश को सिर में अंदरूनी चोट की वजह से उसका जो CT स्कैन है वो किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के बेलाटांड स्थित छठ तालाब में संदिग्ध अवस्था में मुन्नी देवी, जिनकी उम्र 29 वर्ष बताई जा रही है, उनका शव मिलने के मामले में सोमवार को मृतका के मायके हजारीबाग जिला विष्णुगढ़ के अजल जामू से परिजन और गाँव के लोग बरवा अड्डा थाना पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि से मिलकर कहा कि मुन्नी देवी की हत्या की गई है और इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को तालाब में फेंक दिया गया है। और इस घटना पे मृतका के मामा बसंत सोनी ने बताया है कि वर्ष 2012 में मुन्नी की शादी दिनेश सोनार के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति दिनेश सोनार और उसके ससुराल वाले मुन्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और गत अगस्त माह में भी यहाँ पर दिनेश सोनार ने निर्मम तरीके से मुन्नी की पिटाई भी कर दी थी। तब मुन्नी ने धनबाद महिला थाना में लिखित शिकायत भी की थी। थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि ने कहा है कि मुन्नी के परिजनों की शिकायत पर जांच की जा रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से। रांची वासियों को जल्द एक और फ्लाईओवर की सौगात मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मैकॉन चौक से सिमरटोली चौक तक बन रहे निर्माणाधीन फ्लाईओवर का मंगलवार को औचक निरीक्षण किया और मौके पर विधायक कल्पना सोरेन और राज्य सरकार के वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान CM ने फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों से फ्लाईओवर को लेकर निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि इस फ्लाईओवर के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखें, समय सीमा पर भी विशेष ध्यान रखें। CM हेमंत सोरेन ने फ्लाईओवर निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि पहले भी राज्य सरकार द्वारा कांटाटोली से सिमरटोली चौक तक बने फ्लाईओवर को निर्धारित समय सीमा से पहले ही राजधानी वासियों को समर्पित किया जा चुका है। मैकन चौक से सिमरटोली चौक तक बन रहे इस फ्लाईओवर को भी निर्धारित समय सीमा से पहले ही रांची वासियों को समर्पित किया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार के पदाधिकारी, इंजीनियर और फ्लाईओवर निर्माण में लगे मजदूर पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि उनका प्रयास है कि इस फ्लाईओवर का भी यह जल्द से जल्द शुभारंभ हो, ताकि यहाँ पर लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात जो है वो मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है चतरा से। चतरा की इटखोरी में 2 बहुओं ने मिलकर घरेलू विवाद में अपनी वृद्ध सास भिकनी देवी को जान से मार डाला है और ये जो घटना है वो मंगलवार सुबह बगमुंडी गांव की है। मामले को लेकर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। विवाद जब ज्यादा बढ़ गया तो दोनों ने मिलकर अपनी सास को जमीन पर पटक दिया और उनकी छाती पर पैर से हमला कर दिया, जिससे उनकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई और घटना के बाद दोनों बहू जो हैं वो फरार हैं। आनन फानन में उनको ग्रामीणों ने मिलकर अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन उससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है देवघर से। देवघर और मुंबई की दूरी कम हो गई है। जी हाँ, मंगलवार को देवघर से मुंबई की सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है और यहाँ पर यह फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन चलेगी। सीधी विमान सेवा शुरू होने से यात्री देवघर से मुंबई की यात्रा मात्र 2 घंटे 40 मिनट में पूरी कर सकेंगे।
और यहाँ पर किराए की अगर हम बात करें तो मुंबई से देवघर जाने के लिए एक यात्री को 8,591 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं मुंबई से देवघर का किराया जो है वो 8,400 रुपये है। और मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को किया था। और इसी के साथ ही देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, पटना, रांची और अब कोलकाता के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है। मुंबई 7वां ऐसा शहर होगा जहां से देवघर के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से। धनबाद रेल मंडल में मानपुर से प्रधान खंडा तक मल्टी ट्रैकिंग का काम शुरू होगा और इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 8 लाख पेड़ काटे जाएंगे। जीसी लाइन में अधिक पेड़ हैं और इसके बाद लाइन बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। और ये जो जानकारी है सोमवार को डीआरएम कमलेश किशोर सिन्हा ने डीआरएम सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। उन्होंने कहा है कि मल्टी ट्रैकिंग का काम जो है वो चल रहा है। काम पूरा होने पर रेलवे को फायदा होगा। माल ढुलाई के लिए अलग लाइन होने पर ढुलाई में इजाफा होगा। वही सवारी ट्रेनों को भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि जो 8 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं उसका ये लोग किस तरीके से समाधान करेंगे, पर्यावरण को किस तरीके से बैलेंस करके रखेंगे और किस तरीके से जो पेड़ काटे भी जा रहे हैं तो उसका समाधान निकालने के लिए क्या ये अलग दूसरी जगह पर पेड़ लगाएंगे या फिर पर्यावरण को बचाने के लिए क्या इसका अलग समाधान निकाला जाएगा, वो तो देखने वाली बात होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है आईआईटी आईएसएम की तरफ से। आईआईटी आईएसएम के छात्रों पर नौकरी की बारिश जो है वो जारी है। 1 दिसंबर को कैंपस सीजन शुरू होने के बाद से विभिन्न कंपनियों द्वारा चयनित छात्रों के दूसरे चरण का लिस्ट जारी कर दिया गया है और इस लिस्ट में 11 कंपनियां शामिल हैं और इन कंपनियों ने कुल 57 छात्रों को चयनित किया है। वहीं अमेजोन ने 9 छात्रों को प्री प्लेसमेंट ऑफर कर दिया है और इस तरह 12 कंपनियों ने कुल 66 छात्रों को जॉब ऑफर किया है। इनमें माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे अधिक 13 छात्रों को जॉब ऑफर किया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 12 घंटे के अंतराल पर चयनित छात्रों की 2 लिस्ट जारी किया गया है। पहले लिस्ट में जहां पर 3 छात्र शामिल थे वहीं दूसरे लिस्ट में 13 छात्र शामिल हैं। एकेचर जापान ने 10, अरिस्ता नेटवर्क ने 5, एस्पेक्ट रेशियो ने 5, एक्सटीरियन ने 2, ब्राउजर स्टेक ने 2, इंटेल ने 2, रिलायंस ने 9, इसके अलावा SREN ने 5, स्प्रिंकलर ने 1 और फ्लिपकार्ट ने 3 छात्रों को जॉब ऑफर किया है। वहीं अमेजोन ने 9 छात्रों को प्री प्लेसमेंट ऑफर किया है। आईआईटी आईएसएम में कैंपस सीजन की शुरुआत करने वाली 28 कंपनियों ने अब तक 157 छात्रों का चयन कर जॉब ऑफर किया गया है और पहले चरण में 17 कंपनियों ने 91 छात्रों को जॉब ऑफर किया है और दूसरे चरण में 12 कंपनियों ने चयनित छात्रों का लिस्ट जारी किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2 चरणों में चयनित छात्रों की सूची जारी की है। छात्रों के अनुसार कंपनियों ने अभी तक अधिकतम 60 लाख रुपए के आसपास का पैकेज ऑफर किया है, जबकि न्यूनतम पैकेज जो है वो 12.5 लाख रुपीस बताया जा रहा है। न्यूनतम पैकेज कोर सेक्टर की कंपनियों द्वारा छात्रों को ऑफर किया जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर 15 दिसंबर से बैंक मोड़ फ्लाईओवर पर वाहनों का यातायात बंद होगा और इसे बरमसिया फ्लाईओवर पर लोड जो है वो बढ़ जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए ट्रैफिक विभाग से रूट को लेकर बातचीत चल रही है। उपायुक्त से हरी झंडी मिलने के बाद फ्लाईओवर को 6 से 7 इंच तक लिफ्ट कराया जाएगा। इस दौरान लगभग यहाँ पर 1.5 माह तक फ्लाईओवर बंद रहेगा। सिर्फ 2 पहिया वाहनों को आने जाने की अनुमति होगी। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मिथिलेश प्रसाद ने बताया है कि दिसंबर माह में स्कूल की छुट्टी रहती है, इसीलिए 15 दिसंबर से फ्लाईओवर को लिफ्ट कराने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। ट्रैफिक विभाग से बातचीत चल रही है। फ्लाईओवर के निचले हिस्से का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। एक साइड की रेलिंग का काम हो गया है, दूसरे साइड की रेलिंग का काम चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि बैंक मोड़ फ्लाईओवर की रोकर बेयरिंग बदली जाएगी। इसकी जगह पर एलास्टोमेरिक बेयरिंग का उपयोग होगा। फ्लाईओवर के 184 बेयरिंग को बदला जाएगा। लगभग 6 से 7 इंच का फ्लाईओवर को लिफ्ट किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गिरिडीह से। गिरिडीह में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति की मौत हो गई। युवक का शव जमुआ देवघर मेन रोड पर देवरी थाना क्षेत्र के पथरा टांड के पास पड़ा हुआ मिला। मृतक की पहचान चकाई थाना क्षेत्र के घुटिया गांव निवासी कारोराम की 21 वर्षीय पुत्र अजय कुमार के रूप में हुई है।
जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात में अजय अपनी बेटी का बर्थडे मना रहा था। बर्थडे मनाने के बाद देर रात को मकड़िया जाने की बात बोलकर घर से निकला था। देवरी थाना क्षेत्र के पथराटांड के पास सड़क किनारे युवक का शव पड़ा हुआ मिला। शव के 2.5 मीटर की दूरी पर उसकी बिना नंबर का अपाची बाइक भी पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों ने शव को देखकर परिजनों और पुलिस को इसकी जानकारी दी। घटना को लेकर सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। युवक की मौत सड़क दुर्घटना में हुई या उसकी हत्या की गई है यह स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना की सूचना के बाद देवरी थाना के सब इंस्पेक्टर उपेंद्र यादव घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुट गई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से। गैंगस्टर फहीम खान के भाई सानू खान उर्फ नसीम खान के आवेदन पर बैंक मोड़ थाना की पुलिस ने यहाँ पर प्रिंस खान, गोपी खान, बंटी खान, गोंडविन खान के अलावा यहाँ पर अफरीदी रजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। नसीम ने यहाँ पर पुलिस को बताया कि इन्हीं के इशारों पर उसकी हत्या के लिए शरीक और शाहिद ने उस पर गोली चलाई। इधर पुलिस ने भूली ट्रेनिंग स्कूल के निकट रहने वाले शरीक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे यहाँ पर थाने में पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार शरीक इस घटना में अपनी संलिप्तता अस्वीकार कर रहा है और दूसरी ओर पुलिस इस मामले में वासीपुर निवासी शाहिद की तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। घटनास्थल से पुलिस को अभी तक भी कोई भी खोखा जो है वो बरामद नहीं हुआ है और इस मामले में पुलिस ने आसपास के दुकानदार और उस समय वहां से गुजरने वाले लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी गोली चलने की आवाज़ सुनी ही नहीं। और वहीं सीसीटीवी फुटेज में भी पुलिस को किसी भी तरीके की गलत गतिविधि नजर नहीं आई। तो ऐसे में पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है, पता लगा रही है कि वहाँ सही में गोली चली भी थी या फिर नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है आलू को लेकर, जहाँ पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य विधानसभा में आलू की किल्लत और बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया। साथ ही कहा कि फिलहाल आलू का अंतर्राज्यीय व्यापार पर रोक जारी रहेगा। उधर सोमवार को ही यहाँ पर खाद्य भवन में पश्चिम बंगाल के कृषि विपणन मंत्री बेचाराम मन्ना ने भी आलू व्यवसायियों और कोल्ड स्टोर के मालिकों के संगठनों के साथ त्रिपक्षीय बैठक की, जो यहाँ पर बेनतीजा रही, यानी कि यहाँ पर किसका कोई भी हल नहीं निकल पाया है। वहीं दूसरे राज्यों में आलू भेजने को लेकर सरकार की ओर से कोई भी आश्वासन नहीं मिलने पर पूर्व घोषणा के अनुसार सोमवार आधी रात से आलू व्यवसायी हड़ताल पर चले गए। इधर पश्चिम बंगाल से आवक कम होने के कारण झारखंड में आलू की किल्लत बढ़ गई है। राज्य में खुदरा में आलू की कीमत प्रति किलो 2 से बढ़कर 5 रुपए तक बढ़ गई है। और इससे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा में नाराजगी जताते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री कार्यकाल को अंधेरे में कर आलू प्याज दूसरे राज्यों को भेजा जा रहा है और इस वजह से राज्य के बाजारों में आलू की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इसका लोगों की जेब पर बुरा असर पड़ रहा है और यहां पर बनर्जी ने कहा है कि आलू उत्पादन में पश्चिम बंगाल देश में दूसरे स्थान पर है। फिर भी कुछ मुनाफाखोरों की वजह से राज्य में आलू की किल्लत है। आलू प्याज दूसरे राज्यों में भेजने से पहले बंगाल को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने टास्क फोर्स को निर्देश दिया है कि वह दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे आलू पर नजर रखें। और इसी के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के आलू व्यवसायियों ने सोमवार को हड़ताल की घोषणा करते हुए कहा है कि मंगलवार को प्रगतिशील आलू व्यवसायी समिति की राज्य कमेटी की आपात बैठक होगी। और व्यवसायियों ने बताया कि मंत्री के साथ हुई बैठक में दूसरे राज्यों में आलू भेजने को लेकर छूट देने का आग्रह किया गया, जिसे मंत्री ने ठुकरा दिया। आलू व्यवसायियों ने बताया कि इस समय बंगाल के 500 कोल्ड स्टोरेज में आलू से यहां पर 6.5 लाख मैट्रिक टन आलू पड़ा हुआ है। 31 दिसंबर तक सरकार ने कोल्ड स्टोरेज से आलू निकालने की जो समय है उसकी सीमा दी है। वहीं दिसंबर में राज्य में आलू की मांग 3 से 3.5 लाख मैट्रिक टन की होगी। तो ऐसे में दूसरे राज्यों में आलू भेजने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा है कि पश्चिम बंगाल से आलू की आवक रोके जाने के बाद यहाँ पर मामले में अभी मुख्य सचिव के स्तर पर बातचीत जो है वो हो रही है और अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो वो खुद बंगाल सरकार से बातचीत करेंगे। हालांकि ये देखा जाए तो काफ़ी बड़ी समस्या निकल कर आ चुकी है। अब देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इसका समाधान किया जाएगा और क्या वाकई में इसका कुछ हल निकल पाएगा या फिर नहीं जनवरी के पहले।